हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास रहेगा पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 इसके डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि नहीं देखें तो उसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 और समझेंगे कि जो सक्रियता श्रेणी क्या होता है और इसका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। क्या है? सक्रियता श्रेणी। देखो, सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है जैसे कि कोई धातु होता है वो कितना अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, कितना अभिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। माने अवरोही क्रम में मतलब जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करेगा उसको सबसे ऊपर में, और जो सबसे कम अभिक्रिया करेगा सबसे नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो एक टेबल बनाया गया है, इस टेबल में क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सबसे कम सोना, उसके पहले चांदी, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, फेरस, जिंक। इस प्रकार से जो हमारे पास सक्रियता श्रेणी है वो है सो फॉलो होता है। तो ऐसे आप क्या करेंगे? याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा बनता है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा बनता है। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, इसको आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, सॉरी 9 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले आपको परमाणु संख्या, परमाणु का नाम, संकेत आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल में उत्कृष्ट गैस है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है। इसका परमाणु संख्या लिखा हुआ है 2 है, 10 है, 12, 18। तो इसका जो के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एल एम एन। आपको पता होना चाहिए कि के में अधिकतम 2 होता है, उसके बाद 8, 18, 32 ऐसे बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे आप याद करना। ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा परमाणु संख्या। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है? 11। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 है, तो 2, ठीक है, क्या होगा? 2 होगा पहला कक्ष में, उसके बाद 8, 10 हो गया, लास्ट में बचा 1। तो अंतिम कक्ष में जो रहता है उसी को हम क्या करते हैं? जो हमारा इलेक्ट्रॉन सॉरी एलिमेंट होता है उसके ऊपर डालते हैं। जैसे बाहरवीं कक्ष में 1 था, तो यहाँ देखिएगा कि हमने क्या किया? सोडियम के ऊपर 1 स्टार दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा। तो इसको लिखने से, इसको बनाने से पहले परमाणु संख्या और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लें क्लोरीन है, तो क्लोरीन को देखिए, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, 8, 2, 10, 7, 17। बाहर कक्ष में कितना? 7 है। तो देख लीजिए बाहरी कक्ष में कितना है? 7 है। गिन लीजिए 7 को है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमको NaCl बनाना है, तो देखिए Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्लोरीन का। तो अब इसमें ये सोचना है कि कौन देगा, जिसके पास सबसे कम रहेगा वही देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? देखो Na और Cl, Na के पास क्या था? Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास 7।
तो इसको 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए थे कि नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ से एगो इसको दे दिया तो इसके पास 8 हो गया। तो एक क्या बन गया, ये बन गया आपका NaCl। तो जब इसमें बनेगा, ठीक है, जो बनने वाला है Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सोडियम ने एगो दिया तो जो देने वाला होता है वो प्लस में होता है, जो लेने वाला होता है वो माइनस में। तो जितना लेगा उतना प्लस, जितना देगा उतना प्लस, और जितना लेगा उतना माइनस। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे लिखा है MgCl2 Na2O MgO, इसका से आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना से क्या करना है, इसका स्थानांतरण से यौगिक का निर्माण करना। ठीक है, इसे आप होमवर्क के रूप में बनाइएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है। कहता है धन तथा ऋण आयनों के आकर्षण बल के कारण यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, लेकिन दाब पड़ने पर टूट जाते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण क्या होते हैं, ये ठोस बन जाते हैं, लेकिन जब इसको प्रेशर देते हैं, दाब देते हैं तो टूट जाता है। जैसे NaCl हार्ड होता है कि नहीं, लेकिन इसको दबाते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल में अविलेय होता है और शुद्ध ये विद्युत का चलन करता है। नमक से आप देखें, नमक से ऐसे करंट पास हो जाता है। ठीक है, यह है आयनिक गुणधर्म। अब समझते हैं धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, मैंने धातुओं की प्राप्ति कैसे करते हैं। सबसे पहले खनिज समझते हैं। खनिज होता क्या है, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। मैंने पृथ्वी के जो भूप्रपट्टी होता है नेचर के द्वारा जो प्रदान किया गया है, वो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, खनिज होता है। अयस्क क्या होता है, अयस्क जो होता है खनिजों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार का जो धातु होता है, मतलब खनिज में जो विशेष प्रकार का धातु पाया जाता है वो क्या कहलाता है, अयस्क होता है। और गैंग जो खनिज अयस्कों में पाए जाने वाले जो अशुद्धियाँ होती, मैंने खनिज मिला, खनिज में धातु प्राप्त हुआ, अब धातु के साथ जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। ठीक है, अब है से धातु का निष्कर्षण। तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। ठीक है, इस फिगर को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे अधिक क्या है, ऊपर वाला भाग है। ठीक है, ये वाला भाग, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, ऊपर का जो पहला, इसको 1 नंबर देते हैं, ये हमारा 2 नंबर, ये हमारा 3 नंबर। तो पहला नंबर में क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और ये उच्च अभिक्रियाशील, मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये मुख्यतः ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किस अवस्था में, ऑक्साइड के, सल्फाइड में और कार्बोनेट अवस्था में पाया जाता है, और इनकी प्रचुरता ज़्यादा होती है। और 3 नंबर में देखो, कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, सोना चांदी, और इस स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों के बारे में हमको पढ़ना है, इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टेबल है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, एक बार इसको देख लीजिएगा, किताब में भी मिल जाएगा कि अयस्क है, इसके 3 भागों में बांटा गया है। उच्च अभिक्रियाशील, ठीक है, उसके बाद मध्यम में है, ठीक है, उसके बाद सबसे कम। ठीक है, उसके बाद गलित धातु होता है और शुद्ध धातु प्राप्त होगा। और मध्यम में इसको 2, एक होता है कार्बोनेट, एक सल्फाइड। कार्बोनेट को निस्तापन से अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको भर्जन से। ठीक है, फिर धातु ऑक्साइड, उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे। और सबसे जो निम्न होता है वो सल्फाइड अयस्क होता है, जिसको हम क्या करते हैं, भर्जन द्वारा अलग करते हैं, इसको परिष्करण कहते हैं। ये छोटा मोटा एक टेबल की सहायता से हम लोग शॉर्टकट में बता दिए हैं, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, मतलब सबसे नीचे जो आता है उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करने पर ही धातु प्राप्त हो जाता है।
जो सबसे निम्न प्रकार की धातुएं होती हैं, इनको सिर्फ गर्म करते ही क्या हो जाता है, इस पर धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे सिनाबार HGS, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो HGO मिल जाता है, और फिर अगेन जब HGO को हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है Hg मिल जाता है। क्या मिल जाता है, Hg मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार कॉपर सल्फेट है, इसको हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो कॉपर मिल जाता है। समझ में आया? अब समझते हैं जो मिडिल में आता है। ठीक है, मिडिल में जो आता है उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं। प्रायः ये सल्फाइड और कार्बोनेट एसिड में पाए जाते हैं। इनके लिए दो विधि है, एक भर्जन है, निस्तापन है। भर्जन किसके लिए होता है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जिंक सल्फेट सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं, हीट दिए तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, निस्तापन। निस्तापन में क्या है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट है, ध्यान, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होता है, भर्जन में सल्फाइड अयस्क होता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि भर्जन और निस्तापन एग्जाम में भी आता है। ठीक है, ये निस्तापन और भर्जन सब क्या समझते हैं। तो निस्तापन जो होता है कार्बोनेट अयस्क होता है, और भर्जन में सल्फाइड अयस्क होता है। ठीक है, आगे है, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से अभिक्रिया किया तो जिंक प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, जिंक, और बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है, थर्मिट अभिक्रिया। अब जैसे रेल की जो पटरी होती है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं खराब हो जाता है जो रेल की पटरी, तो उसको जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का ही यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का अभिक्रिया होता है। ठीक है, जिसका उपयोग रेल की पटरी में क्या होता है, मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि आयरन ऑक्साइड को इसके साथ जब हम एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं तो इसका उपयोग हम रेल की पटरी को में जो पुर्जा टूट गया या फूट गया तो उसको जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम आपस में अभिक्रिया किया तो फेरस अलग हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया। तो ये जो फेरस हुआ, इसी फेरस को क्या हो, ये जो फेरस बना, ठीक है, ये फेरस ऐसे लिक्विड फॉर्म में बनेगा, और इसी लिक्विड फॉर्म का करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे मान लिया जाए कि क्या होता है, टूट गया है, तो क्या करेंगे, जो फेरस जो लिक्विड है उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है गैप, इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, और डालने से क्या होगा, डालने से ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी भर जाएगा और जुड़ जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो हम थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग ऐसे करते हैं रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर हो गया उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो ये धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी के द्वारा अलग करते हैं। इसमें कैथोड और ऋण आवेश दोनों होते हैं। इसके लिए कैथोड, जैसे कैथोड पर क्या होता है, Na प्लस, Na पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, देता है, छोड़ता है तो Na प्लस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, Na प्लस हो जाता है। और एनोड पर Cl में से माइनस हो गया, तो ये क्या किया, ये लिया, क्या किया, लिया। ठीक है, तो Cl माइनस हो गया, तो कैथोड पर प्लस चार्ज और एनोड पर माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, जो ये छपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया है, जिसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया। ठीक है, तो इस पर कैथोड पर ऐसे प्लस चार्ज हो जाता है और एनोड पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, पढ़ के देखिए और समझिए कि विद्युत अपघटनी जो परिष्करण है, ठीक है, वो क्या होता है
वो समझ में आ जाएगा। कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध को एनोड तथा शुद्ध धातु को पतली परत कैथोड बनाया जाता है। जो अशुद्ध होता है उसको एनोड और शुद्ध होता है उसको उसका जो क्या होता है कैथोड बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। धातु का किस रूप में? लवण विलयन का। ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है, करंट, इसमें करंट पास किया जाता है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में क्या होता है? घुल जाता है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में कैथोड पर, जितना मात्रा कैथोड पर उतना ही मात्रा एनोड पर हो जाती, मतलब बैठ जाता है और विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है और अविलेय अशुद्धियाँ तली में बैठ जाता है। ठीक है, जैसे मान लिखो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये अशुद्धियाँ है जो नीचे बैठ जाता है और जो शुद्ध होता है वो उसमें घुल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण का प्रयोग किया जाता है। और ये संक्षारण के बारे में हम आम्ल क्षारक का लवण में बताए थे। ठीक है, यहाँ भी संक्षारण है क्योंकि जो अम्ल का संबंध धातु से था और इसमें हम जो पढ़ रहे हो धातु ही है, तो धातु जब जहाँ जहाँ वहाँ पर संक्षारण होना तय है। ठीक है, यहाँ देखिए संक्षारण खुली वायु में क्या होता है? धातुओं को छोड़ देने से क्या होता है? उसके ऊपर एक नया परत चढ़ जाता है। ठीक है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे सिल्वर पर काली परत, कॉपर पर हरा रंग, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लोहे पर क्या होता है? भूरा रंग चढ़ जाता है, जिसको जंग लगना कहते हैं। संक्षारण के उपाय क्या क्या है? पेंट करना है, तेल लगा कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, या से लेपन कर सकते हैं, मतलब लोहे के ऊपर जस्ते का जो लेयर चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम का लेपन चढ़ा सकते हैं, एनोडीकरण कर सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। ये सब क्या है? संक्षारण के उपाय है। आगे है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए मुख्य धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। लोहा शुद्ध अवस्था में नर्म होता है, अतः थोड़ा कार्बन 0.5% मिलाने से कठोर हो जाता है। शुद्ध धातु शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का यूज़ किया जाता है, जिसे तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? तांबा या चांदी। अब देखिए लोहा प्लस निकल बना क्रोमियम तीनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्टेनलेस बनेगा। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं ये क्या है? ये VVI है। ठीक है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं और इसको दिमाग रख के ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद तांबा और जिंक मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, तांबा और टिन बनाएंगे तो कांसा बनेगा, शीशा और टिन मिलाएंगे सोल्डर बनेगा, तार का वेल्डिंग करने के लिए जो बनाया जाता है सोल्डर। यदि कोई एक धातु पारद है तो जिसका मिश्र धातु क्या होता है? अमलगम कहलाता है। यदि कोई एक धातु क्या है? पारद है, तो उसको क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो आप इसे क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस नोट्स को उतार सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि तैयारी करना है नहीं करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये आपके हाथों में है। तो यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कैसा लगा। ठीक है, तो आज मिला कि हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर दिया है। थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वीडियो हमेशा डालते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।